हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए एक्सप्लेन करूंगी द इटर्नल स्ट्राइफ का एपिसोड नंबर 7। इसकी पहले वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि बाइजोन और शाओ शियान एक केव में मौजूद बहुत ही पावरफुल डोर के सामने पहुंच गए, मगर ये लोग उसे ओपन नहीं कर पाए और तभी एक पैसेज में से कुछ डीमंस ने इन पर हमला कर दिया, जिसमें बाइजोन बेहोश हो गया था। मगर शाओ शियान ने जैसे तैसे उसकी जान बचाकर उसे बाहर ले आई। अब आगे तो हम देखते हैं कि बाइजोन को होश आ चुका है। तभी उसे फील होता है कि उस पर कोई हेवी सी चीज पड़ी हुई है। दरअसल वो शाओ शियान थी। शाओ शियान नींद में ही बड़बड़ कर रही थी। वो कह रही थी कि मुझे बहुत भूख लगी है और मेरे सामने लजीज चिकन रखा हुआ है। और अब वो चिकन समझकर बाइजोन के हाथ को ही काट देती है, जिससे बाइजोन को गजब का दर्द हो रहा था। अब बाइजोन उसकी हरकतें देखकर बहुत कंफ्यूज हो जाता है। वो कहता है कि मुझे तो यकीन नहीं होता कि ये लड़की एम्परर लेवल की कल्टीवेटर है। मुझे तो ये भी पता नहीं कि इसका असली फेस है या फिर मास्क है। यही अच्छा मौका है इसका चेहरा चेक करने का। जिसके बाद उसके गालों को टच करने लगता है और उसके ऐसा करते ही शाओ शियान नींद से जाग जाती है। वो उससे गुस्से में पूछ रही थी कि आखिर तुम मेरे साथ क्या कर रहे थे। तो बाइजोन हेजिटेट करते हुए कहता है कि वो क्या है ना, मैं तो बस देखना चाहता था। तो शाओ शियान खुद को कवर करते हुए कहती कि आखिर तुम देखना क्या चाहते थे। तो बाइजोन घबराते हुए उसे समझाने लगता है कि मैंने तुम्हारा कुछ नहीं देखा। तो शाओ शियान कहती झूठे कही गई, जिसके बाद उसकी पिटाई करना शुरू कर देती है। बाइजोन इसकी उसकी कसम खा के बता रहा था कि देखो मैंने तुम्हारा कुछ नहीं देखा, लेकिन शाओ शियान को उस पर यकीन नहीं होता। वो कहती देखो हम एक बोट में हैं, तो तुम यहाँ से कहीं भाग नहीं सकते। जिसके बाद वो फाइनली बाइजोन को छोड़ देती है। अब बाइजोन उससे कहता है कि हम उस केव में थे और फिर मैं बेहोश हो गया, शायद तुम्ही ने मेरी जान बचाई। तो शाओ शियान कहती और नहीं तो क्या, मेरे अलावा इतनी हिम्मत किसमें है, मगर अब मुझे जाना होगा, इसके आगे तुम्हें ही खुद का ख्याल रखना पड़ेगा। तो बाइजोन कहते अरे ऐसे कैसे जा सकती हो तुम, तुम्ही ने तो बोला था कि तुम मेरी मालकिन हो और मैं तुम्हारा सर्वेंट हूँ। जिस पर शाओ शियान कहती कि जब हम उस केव में थे तब मैंने मेरी पावर का सील तोड़ दिया, जो मेरे मार्शल मास्टर ने मुझ पर लगाया हुआ था। इस वजह से मुझे अब कोई भी ट्रेस कर सकता है और मेरी वजह से तुम भी मुसीबत में फंस जाओगे, और इसी वजह से हमने अपने अपने रास्ते चले जाना चाहिए, यही हमारे लिए बेहतर होगा। तो बाइजोन कहता है ठीक है फिर, वैसे भी मुझे मेरे ग्रैंडफादर ने ब्रिज किंगडम जाने के लिए बोला था, वहाँ पर उनके एक खास दोस्त थे और मुझे उन्हीं से मिलने जाना है, तो अब मैंने भी अपनी जर्नी शुरू कर देनी चाहिए। तो अब शाओ शियान कहती कि बहुत बढ़िया, तुम इसी रास्ते से ब्रिज किंगडम पहुंच सकते हो, बस सफर के दौरान खुद का ख्याल रखना, क्योंकि हमेशा ही तुम्हें मेरे जैसी बहादुर और रहमदिल लड़की नहीं मिलेगी जो तुम्हारी हर मुसीबत में जान बचाए। तो बाइजोन कहते हैं वैसे तुम्हें बता दूं कि मुझे अब किसी की जरूरत नहीं, मैं भी खुद का ख्याल रख सकता हूँ। तो कहती अच्छा जी, अगर ऐसी बात है तो अगली बार जब हम मिलेंगे तब तुम मेरे मास्टर बनना। तो बाइजोन कहते हैं अगली बार का वेट क्यों करना है, हम अभी भी जाकर खजाना ढूंढ सकते हैं। तब तक शाओ शियान ने अपना मास्क लगा लिया था। वो कहती बाइजोन अब मुझे चलना होगा, अगर किस्मत में रहा तो हम दोबारा से जरूर मिलेंगे। मगर बाइजोन नहीं चाहता था कि वो उसे छोड़कर चली जाए, इसीलिए वो बहुत ज्यादा मायूस हो जाता है और अब शाओ शियान उसे अकेला छोड़कर वहाँ से चली जाती है। बाइजोन उसे जाते हुए देखकर कहता है कि हम दोबारा से जरूर मिलेंगे, और अब थोड़ी देर में उसे रियलाइज होता है कि उसे तो नाव चलाना आता ही नहीं। तो शाओ शियान को आवाज देने लगता है कि प्लीज मुझे ऐसे अकेला छोड़ के मत जाओ। अब सुबह से रात हो जाती है, मगर बाइजोन फिगर आउट नहीं कर पाता कि उसने ये बोट कैसे चलानी चाहिए। और तभी वहाँ से गुजरने वाले नाव वाले काफी शोर मचाने लगते हैं। वो बोल रहे थे कि स्काईफॉल पैलेस की शिप यहाँ पर आने वाली है, तो जल्दी से यहाँ से भाग जाओ। अब उनकी बातें सुनकर बाइजोन भी उस बोट को चलाने की कोशिश करने लगता है, और तब तक वहाँ पर एक बड़ी सी स्काईफॉल पैलेस की शिप पहुँच जाती है। वो अपने सामने आने वाली हर एक नाव को कुचल रही थी। और अब अगला नंबर बाइजोन की नाव का था। अब उस शिप का कैप्टन उससे बोलता है कि तुम्हारी वजह से हमारे मास्टर की प्रैक्टिस में डिस्टर्ब हुआ है, अब जल्दी से अपनी नाव साइड में करो, नहीं तो मैं तुम्हें कुचल दूंगा। मगर बेचारे बाइजोन को तो नाव चलाना आता ही नहीं था, इसलिए वो अपनी जगह से नहीं हिल पाता। और इधर उस शिप के कप्तान को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था। वो उससे कहता है कि क्या तुम्हें पता है ये शिप किसकी है, ये स्काईफॉल पैलेस की शिप है, तुमने अगर हमसे पंगा लिया तो बहुत बुरी मौत मारी जाओगे। और तभी बाइजोन अपनी नाव से बाहर आ जाता है। वो देखता है कि उसके पास ही एक आदमी डूब रहा था, तो उसे जल्दी से पानी से बाहर निकाल कर दूसरी नाव पर कूद जाता है। जिसके बाद वो शिप के कैप्टन से बदला लेने के लिए अपनी नाव में वापिस आता है। वो कहता है कप्तान मुझे तुमसे एक सवाल पूछना है, तुम्हारे लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, तुम्हारे मास्टर की प्रैक्टिस या फिर लोगों की जिंदगी। अब उस जहाज के कप्तान की हकलते हुए बात करने की आदत थी। तो कहते लड़के मैं तो तुम्हें चींटी जैसा मसल दूंगा, अगर तुमने अभी दया की भीख मांगी तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, वरना तुम्हारा अंजाम बहुत बुरा होने वाला है। तो बाइजोन कहते हैं और अगर मैंने दया की भीख नहीं मांगी तो क्या होगा। जिस पर कप्तान कहता है फिर तो तुम्हें दूसरा जन्म लेना पड़ेगा, क्योंकि मैं तुम्हें यही गाड़ दूंगा, भूलो मत मेरे पास वेपन
ओपन है और तुम खाली हो। तो बाईजॉन तुरंत ही अपनी नाव चलाने वाली स्टिक को उठा लेता है, मगर कप्तान ने 1 सेकंड के अंदर ही उस स्टिक के 2 टुकड़े कर दिए थे। जिसके बाद वो कप्तान कहता है कि लड़के मरने के लिए तैयार हो जाओ, और अब वो तुरंत ही बाईजॉन पर हमला करने के लिए जंप लगाता है, मगर बाईजॉन ने अपने पास का यूज करके सीधे उसे पानी में फेंक दिया। बाईजॉन की इस मूव से वो बंदा बहुत भड़क गया था। अब वो वापिस अपनी जहाज पर चला जाता है, उसके साथ उसका एक साथी भी था। अब बाईजॉन उस कप्तान का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि अरे वाह, तुम तो बहुत दूर जाकर गिर गए थे, तुम्हें ठंड तो नहीं लगी ना? जिस पर कप्तान कहते थे तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरी नकल उतारे, मगर तभी उसका साथी उससे कहता है कि तुम चुप ही रहो तो बेहतर होगा, अब खुद की और कितनी बेइज्जती करवा के लोगे। इस बंदे का नाम लूफेंग था। वो बाईजॉन से कहता है मेरे दोस्त, तुम्हारी वजह से हमारे मास्टर की प्रैक्टिस में डिस्टर्ब हुआ है, साथ ही तुमने मेरे छोटे भाई की भी बेइज्जती की है, तो अब चलो जल्दी से अपना नाम बताओ, क्योंकि मैं किसी अनजान को नहीं मारता। बंदे का नाम जानने के बाद उसे खत्म करने में मुझे बहुत मजा आता है। तो बाईजॉन कहता है कि मेरी भी एक खासियत है, मैं किसी अरे गहरे को अपना नाम नहीं बताता। जिसके बाद वो पानी पर अटैक करके इन लोगों के मुंह पर पानी फेंक देता है। बाईजॉन ने अपने तरीके से उनकी बेइज्जती की थी, जिससे लूफेंग बहुत भड़क गया था। अब वो सीधे बाईजॉन की नाव में कूदकर उस पर अपने फैन से हमला करने की कोशिश करता है, मगर बाईजॉन उसकी हर एक क्लोज मूव से बचता जा रहा था, और अब अटैक करने की बारी बाईजॉन की थी। वो अपनी पावर्स को एक्टिवेट करके लूफेंग पर जंप करता है। इधर लूफेंग भी उसके अटैक को रोकने के लिए तैयार था। वो दोनों भी अपनी अपनी ताकत आजमा रहे थे, जिससे वहाँ पर एक बहुत ही तेज स्पिरिचुअल एनर्जी फ्लो होने लगती है। उस एनर्जी में इतनी पावर्स थी कि वो पूरे जहाज को हिला रही थी। इधर ये दोनों भी वॉरियर अपनी अपनी पोजीशन पे आ जाते हैं, मगर बाईजॉन ने अभी तक हार नहीं मानी थी, इसलिए वो दोबारा से उस पर हमला करने चला जाता है। लेकिन इससे पहले कि वो लूफेंग पर अटैक कर पाए, लूफेंग ने अपनी स्वॉर्ड निकाल ली थी, जिस वजह से बाईजॉन को पीछे हटना पड़ता है। वो कहता है क्या हुआ, कि तुम्हें डर लग गया? मुझे पता है तुम मुझसे डरते हो, इसलिए तुमने अपने पाम से नहीं बल्कि स्वॉर्ड से मेरे अटैक को रोका है। जिसके बाद बाईजॉन दोबारा से उस पर हमले कर रहा था, मगर लूफेंग हर बार उसे पीछे ढकेल देता है। वो कहता है मुझे कहना पड़ेगा कि तुम्हारी 3rd रेट की कुंफू काफी शानदार है। जिसके बाद वो अपने फैन से एक और टेक्निक को एक्टिवेट कर देता है। बाईजॉन देखता है कि वहाँ पर अचानक से बर्फ गिर रही है, और तभी लूफेंग अपनी खास टेक्निक आइसिस स्टॉर्म का यूज करके उस पर अटैक कर देता है। और इधर बाईजॉन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो बर्फ का मुकाबला कैसे करेगा। और तभी जहाज का कप्तान हकलाते हुए कहता है कि लड़के, ये टेक्निक 2000 साल पुरानी है, इस टेक्निक से आज तक कोई नहीं बच पाया, तो तुम क्या बच पाओगे? इस टेक्निक में सीधे आसमान से बर्फ गिरती है। बाईजॉन बड़े ही सब्र से उसकी सारी बातें सुन रहा था, और तभी लूफेंग अपने कप्तान से कहता है कि तुम इसे सारी बकवास क्यों बता रहे हो, वैसे भी ये थोड़ी ही देर बाद मरने वाला है। जिसके बाद वो बाईजॉन पर अटैक करना शुरू कर देता है, मगर बाईजॉन भी कुछ कम नहीं था, उसके सारे अटैक्स को अपने पंचे से डिस्ट्रॉय कर रहा था। और फिर ये दोनों दोबारा से भिड़ जाते हैं, मगर इस फाइट में लूफेंग बहुत ज्यादा जख्मी हो गया था। वो बाईजॉन से पूछता है कि आखिर तुम हो कौन? तो बाईजॉन उसके पास जाकर कहता है कि खुद ही अंदाजा लगा लेना, मगर तभी उस पर हमला हो जाता है, जिसमें बाईजॉन बाल बच गया था। वेल ये अटैक लूफेंग के मास्टर ने किया था। तब तक लूफेंग जख्मी हालत पे अपनी जहाज पर आ जाता है, और उसकी कंडीशन देख के उसका मास्टर बहुत गुस्सा हो गया था। वो कहता है कि मेरे अप्रेंटिस की ऐसी हालत किसने की है? तो बाईजॉन तुरंत ही उसकी जहाज पर कूद जाता है और कहता है कि इसकी ये हालत मैंने की है। जिस पर वो मास्टर कहता है कि तुमने 2 गलतियाँ की है, पहली है कि तुमने मेरे अप्रेंटिस की इंसल्ट की है, और दूसरी है कि तुमने मेरे प्रैक्टिस में दखल दी, जिस वजह से अब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ सकता। मगर हमारा स्काईफॉल पैलेस हमेशा ही लोगों पर रहम करता है, इसलिए मैं तुम्हें जान से नहीं मारूंगा, लेकिन सजा तो तुम्हें जरूर मिलेगी। तो चलो अब एक काम करो, तुम अपना वही हाथ काट दो जिससे तुमने मेरे डिसाइपल पर अटैक किया था, और साथ ही अपनी मार्शल आर्ट को भी बेअसर कर दो। अगर तुम ये सब करोगे तो मैं तुम्हें बख्श दूंगा। तो बाईजॉन कहता है बुढ़ाऊ, तुम्हारी मार्शल आर्ट इतनी पावरफुल नहीं जितनी की तुम्हारी जुबान पावरफुल है। उसकी बातें सुन के मास्टर बहुत भड़क जाता है। वो कह रहा था कि लड़के, मौत तुम्हारे सामने खड़ी है, मगर माफी मांगने की बजाय तुम मेरे साथ जबान लड़ा रहे हो। रुको, मैं अभी तुम्हें सबक सिखाता हूँ। जिसके बाद वो बाईजॉन पर एक पावरफुल पाम अटैक कर देता है, जिससे वो सीधे अपनी नाव में जाकर गिर गया था। बाईजॉन को इससे इंटरनल इंजरी हुई थी, साथ ही उसकी बॉडी बर्फ में बदलने लगती है, तो जल्दी से अपनी पावर्स को एक्टिवेट करके खुद को बचा लेता है। जिसके बाद वो अपनी स्वॉर्ड लेकर दोबारा से उस जहाज पर चला गया था। वो कहता है मैं तुमसे नहीं डरता। तो मास्टर कहता है अच्छा ये बात है,
फिर अब डरोगे तुम। जिसके बाद वो आइस स्टॉर्म टेक्निक का यूज करते हुए बाइजुआन पर आइस नीडल से अटैक कर देता है, मगर बाइजुआन ने उस अटैक को अपनी स्वॉर्ड से डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया था। इधर मास्टर उस पर सेकंड अटैक भी कर देता है, तो बाइजुआन एक शील्ड की मदद से उससे भी बच जाता है। जिसके बाद अपनी स्वॉर्ड मास्टर पर पॉइंट करते हुए उसके पास पहुंच चुका था, लेकिन मास्टर एक झटके में उसकी स्वॉर्ड को बर्फ में बदल कर उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है। साथ ही उस पूरी जगह पर बर्फ फैल रहा था। इनफैक्ट बाइजुआन की बॉडी भी बर्फ में बदल रही थी। तब तक मास्टर उस पर सेकंड अटैक कर देता है, लेकिन बाइजुआन हवा में फ्लोट करते हुए उससे बच चुका था। जिसके बाद वो दोबारा से नीचे आ जाता है। तब तक मास्टर उसके पास आकर कहता है कि तुम मेरे पाम अटैक को झेल पाए, इसमें कोई शक नहीं कि तुम बहुत पावरफुल हो और इसी वजह से तुम लू फेंग को भी हरा पाए, मगर मुझे डाउट है कि तुम मेरी सेकंड पाम अटैक को झेल नहीं पाओगे। इधर बाइजुआन ने अपनी पावर्स को एक्टिवेट करके खुद पर जमे बर्फ को हटा दिया था। तभी मास्टर अपने सेकंड पाम अटैक की तैयारी करने लगता है। उसने कई सारे आइस ड्रैगन बना लिए थे। बाइजुआन भी उसके हमले के लिए रेडी था, मगर तभी ज़ेंटियन वहाँ आकर उसे बताते हैं कि इससे बच के रहना, अगर ये तुम्हारी बॉडी में घुस गए तो तुम्हारी वाट लग जाएगी। तो बाइजुआन उनसे पूछता है कि फिर मैं क्या करूँ? तो वो कहते हैं ये तुम तुम्हारा देख लो, जब तक ज्यादा जरूरत ना हो मुझे नहीं बुलाना। इतना कहकर वो वहाँ से गायब हो जाते हैं और अब बाइजुआन पर आइस डैगर से हमला हो जाता है, जिसे वो एक शील्ड की मदद से ब्रेक कर रहा था, जिससे वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। बाइजुआन की पावर्स देखकर मास्टर का ईगो हर्ट हो गया था, इसलिए वो बाइजुआन पर मुसलसल हमले करना शुरू कर देता है, मगर बाइजुआन अपने सेंट फॉर्म को समन कर उन्हें डिस्ट्रॉय कर रहा था। अब वो दोनों एक दूसरे को तगड़ी टक्कर देने लगते हैं, जिसमें बाइजुआन बुरी तरह से घायल हो गया था, मगर फिर भी वो हार नहीं मानता। उसकी बहादुरी देख के वो मास्टर बहुत हैरान था। वो कहते हैं लड़के, अगर तुम कुछ और साल जिंदा रह गए तो बहुत पावरफुल बन सकते हो, मगर अफसोस मैं तुम्हें कल का सूरज देखने नहीं दूंगा। तो बाइजुआन कहता है मैं जब से तुम लोगों से मिला हूँ तब से यही सुनता आ रहा हूँ कि तुम लोग मुझे चींटी जैसा मसल दोगे, मगर अभी तक तुम ये नहीं कर पाए। शायद तुम में से किसी में भी मुझे खत्म करने का जिगरा नहीं है। तो मास्टर उसे हंसते हुए कहता है बच्चे, तुम तो बकवास कर रहे हो, लेकिन तुम और कर भी कह सकते हो, क्योंकि वैसे भी तुम्हारा आखिरी वक्त आ चुका है। जिसके बाद वो बाइजुआन पर पावरफुल अटैक कर देता है। तो बाइजुआन तुरंत ही ज़ेंटियन को मदद के लिए बुला लेता है। ज़ेंटियन ने अपनी डिमोनिक पावर्स का यूज करके उस अटैक को डिस्ट्रॉय कर दिया था। जिसके बाद वो एक विशाल स्वॉर्ड क्रिएट करते हैं जो सीधे मास्टर की तरफ जा रही थी। मास्टर ज़ेंटियन को देख नहीं सकता था, तो उसे लग रहा था कि ये अटैक बाइजुआन ने ही किया होगा। अब वो स्वॉर्ड एक ही हिट में उस मास्टर को उसी की जहाज में फेंक देती है। साथ ही मास्टर के चमचे भी ये देख के बहुत हैरान थे। अब बाइजुआन भी वहाँ पर पहुँच जाता है। मास्टर उससे शॉक होकर पूछ रहा था कि आखिर ये कौन सी टेक्निक है, मगर बाइजुआन उसे कुछ बोल पाई इससे पहले ज़ेंटियन उसे बताते हैं कि अब ज्यादा नौटंकी मत करो, जल्दी से यहाँ से कल्टी मार लेना। अब उनके वहाँ से जाने के बाद बाइजुआन कहता है कि देखा ना मैं कितना पावरफुल हूँ, रुको मैं तुम लोगों को मेरी एक और टेक्निक दिखाता हूँ। जिसके बाद वो अपने सेंट फॉर्म को समन कर उन्हें डरा देता है। दरअसल ये एक डिस्ट्रैक्शन था। बाइजुआन को मौका मिलते ही वो वहाँ से गायब हो चुका था। मास्टर देखकर बहुत भड़क जाता है। वो कहता है कमी नहीं, अगर मुझे पूरी दुनिया भी घूमनी पड़े तो भी चलेगा, लेकिन मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगा और फिर मैं तुम्हारी खाल उधेड़ के तुम्हारी हड्डियाँ तोड़ दूंगा। जिसके बाद मैं तुम्हारे छोटे छोटे टुकड़े करके कुत्तों को खिला दूंगा। इधर बाइजुआन दूर से ये सब कुछ सुन रहा था। जिसके बाद वो तैरती हुई किनारे पर आ जाता है, मगर उसकी बॉडी में अभी भी बर्फ था, जिससे वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। ज़ेंटियन ने देखकर कहते कि इस बच्चे ने तो मेरे नाक में दम करके रखा है। इसकी हालत देखकर ऐसा लगता है कि आइस इसके खून को जमा रही है। अगर इसे जिंदा रखना है तो मुझे इसे जेड में बदलना होगा, साथ ही मुझे इसकी मेरिडियन को भी ब्लॉक करना पड़ेगा। जिसके बाद वो बाइजुआन की बॉडी को एक जेड में बदल देते हैं। अगले ही दिन इसी इलाके में कुछ योद्धा पहुंच जाते हैं। उनका जनरल बोल रहा था कि मेरे फादर मौत की कगार पर है, उन्हें बस इसे आइस जेड से बचाया जा सकता है। जिस पर एक योद्धा कहता है कि वो आइस जेड नदी किनारे मौजूद घास में पड़ा है, पता नहीं वो रातों रात वहाँ कैसे आ गया। मेरे ख्याल से आपने वहाँ पर जरा संभाल कर जाना चाहिए। जिस पर जनरल कहता है कि मेरे फादर मेरे लिए और हमारे ब्रिज किंगडम के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, उनके लिए मैं किसी भी खतरे को मोल ले सकता हूँ। इतना कहकर ये लोग उस आइस जेड के पास पहुँच गए थे और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।